गुरु जी अभी देखने के थोड़ा हीरे लगता है। तो मिस्टर आजाद कुमार, कल जी कहाँ? सर। कल हम लोग कहाँ थे? सर कल हम वो नहीं ज्वाइन कर पाए थे सर। अरे यार, चलो हम घर ठीक पे है। हम घर पे थे गुरुजी। कल अच्छा, का मॉडल कल का मॉडल नहीं आते गुरु जी। तो कल का वीडियो तो मॉडल अपलोड है। कल का वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि सीपीयू सीक्वेंस का वो पहला पार्ट है। सीपीयू सीक्वेंस जी का सर। वो पहला पार्ट है, उसको पहले जरूर देखना। आज सीपीयू रात में एक बार सीक्वेंस का देखा दूसरा था। पार्ट हम देखेंगे। और हमारा जो सीपीयू का नंबर है वो MT6769V। हाँ। कल का पहला पार्ट में से कुछ बचा था, उसको भी देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, जी सर। तो ये रहा हमारा लेआउट, और लेआउट में चलते हैं। सीपीयू को यहां से कॉपी करते हैं, कॉपी करके सीमाटिक में पेस्ट करते हैं, पेस्ट करके सर्च करते हैं, सर्च करके इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, और पहला पार्ट आता है ये। इसमें गुरुजी कल, गुरुजी हाँ, इसको यूट्यूब यूट्यूब में प्रीमियर किए हैं क्या लाइव? नहीं, यूट्यूब पे प्रीमियर नहीं किया है। इसका जो रहेगा ना, मतलब कम्युनिकेशन सेक्शन जो रहेगा ना, हम्म। वो कम्युनिकेशन सेक्शन को लाइव करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा। बहुत डीप है। और कम्युनिकेशन इसको इसीलिए मैं लाइव नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कल हम लोगों ने देख लिया था। पहले देखा था डीबीडीडी जीपीयू, वी जीपीयू, एसराम, प्रोक वन, प्रोक टू, एसराम प्रोक, और वी मॉडेम, वी कोर, ये सारे हमने देख लिए थे। अगर याद है तो सबसे पहले कल की बात को थोड़ा सा, मतलब 2 मिनट में उसको रिपीट करेंगे, कि हमारे पास कोई डेड सेट आया हुआ है और उस डेड सेट को हम डायग्नोस करेंगे। हालांकि हम पढ़ रहे हैं सीपीयू को, तो जितना सारा फॉल्ट होगा वो हम सीपीयू रिलेटेड यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल सीपीयू तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें बैटरी कनेक्टर से गुजरना पड़ेगा। बैटरी कनेक्टर से हमारा वोल्टेज आएगा डीसी टू डीसी आईसी में, डीसी टू डीसी आईसी से मीडियाटेक में वी सिस्टम और क्वालकॉम में वीपीएच बनेगा। बनने के बाद वो सारे मदरबोर्ड में फैलेगा, और साथ ही साथ हमारा पावर आईसी को भी जाएगा। पावर आईसी को जाने के बाद पावर आईसी तरह तरह का वोल्टेज क्रिएट करेगा, और उन्हीं वोल्टेज को वो कुछ सीपीयू के लिए, कुछ ईएमएमसी के लिए और अदर पेरिफेरल्स के लिए वो वोल्टेज को वो सप्लाई करेगा। फिलहाल हमारा जो बूटिंग प्रोसेस है, सबसे पहले हम पावर स्विच पर वोल्टेज को चेक करेंगे। अगर पावर स्विच पे हमको वोल्टेज मिल गया तो हम लॉजिक को लो करेंगे, यानी कि पावर स्विच को प्रेस करेंगे तो लॉजिक हमारा लो होगा, और लॉजिक लो जैसे होगा तो सबसे पहले कौन सा वोल्टेज बनना चाहिए? सबसे पहले वो कौन सा वोल्टेज बनना चाहिए जिसके बाद सीपीयू हमारा प्रोसेस करेगा? याद है? मॉडल मॉडल ऑन। गलत। पीडीडी कोर। गलत। फिर गलती हुआ, फिर गलती हुआ। यही सर चाहता नहीं मैं। डीसी सर एक्सओ कौन बनेगा पहले? बी प्रॉक बनेगा सर प्रोसेसर के लिए। डीसी एक्सओ। ओह सॉरी। सॉरी, बहुत मार पड़ेगा तेरे को। डीसी एक्सओ सबसे पहले आप वोल्टेज जो बनेगा वो डीसी एक्सओ का, और वो लगभग लगभग 2.6। अब ये डीसी एक्सओ जब बनेगा तो हमारा कम्युनिकेशन चालू होगा। अब जब कम्युनिकेशन चालू होगा तो सीपीयू अगला प्रोसेस का काम शुरू करेगा। तो इसके बाद हमारा जो बनेगा बीप्रो। और जैसे कि कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था
कि जो मिड रेंज का सीपीयू होता है वो मिड रेंज सीपीयू में सीपीयू को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है बिग कोर और दूसरा होता है लिटिल कोर। बिग कोर जो होता है वो हाई टास्किंग को संभालता है, यानी कि बड़े काम के लिए बिग कोर का जिम्मेदारी है। और लिटिल कोर जो है वो लो टास्किंग को संभालता है, यानी छोटे मोटे काम के लिए हमारा लिटिल कोर। जब हमारा ये दोनों बन जाएगा, बनने के बाद हमारा उसके बाद जो वोल्टेज बनेगा वो है बीप्रोक। बीप्रोक यानी कि वोल्टेज पर प्रोसेसर कोर। प्रोसेसर कोर के लिए जो वोल्टेज बनेगा, उसके बनने के बाद उसका बनने के बाद हमारा बनेगा वी मॉडेम। अच्छा आजाद, ये वी मॉडेम बनना जरूरी क्यों है? सर बनेगा नहीं तो फिर नेटवर्क कैसे आएगा? अरे नेटवर्क की तो बात छोड़ दे, वो तो बहुत बात की बात है। जब मॉडेम ही नहीं बनेगा तो सॉफ्टवेयर को रीड कैसे करेगा? सॉफ्टवेयर को रीड कैसे करेगा? जी 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 जी। जब सॉफ्टवेयर ही रीड नहीं होगा तो बाइनरी फॉर्मेशन कहां से होगा? अब बाइनरी फॉर्मेशन नहीं हुआ तो कमांड किसको देगा? अगर कमांड दिया तो उसमें कौन सा कमांड वो देगा और किसको देगा? ये सारी जानकारी तुम्हारा किसके अंदर होता है? मॉडेम के अंदर। मॉडेम के अंदर नहीं होता है, ये फ्लैश फाइल के अंदर होता है, जो कि रोम के अंदर स्टोर होके रहता है। तो जैसे ही मॉडेम हमारा चालू होता है, फिर वहां से हमारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोसेसिंग को रीड किया जाता है। उसके बाद जो वोल्टेज हमारा बनेगा मॉडेम के बाद, वो होगा हमारा EMI VDD2। EMI VDD2, ये EMI VDD2 बनेगा, तभी इनके बीच में थ्रो रैम रैम के जरिए कम्युनिकेशन शुरू होगा। यहां तक कल जितने मैंने पढ़ाया था उसको समराइज कर दिया, बोलो। जी सर, हो गुरुजी गया, रिवीजन हो गया। गुरुजी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ही तो मॉडेम है ना? हम्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। और क्लास के दौरान भी मैंने कई बार बताया है कि जो मीडियाटेक में मॉडेम होता है वो ये मतलब वो क्या होता है, अहम वोल्टेज होता है। और ये भी मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मीडियाटेक में भी मॉडेम नहीं बनेगा तो हमारा PS होल्ड भी नहीं बनेगा, ये भी कहा था ना। और वही चीज को अगर हम क्वालकॉम में ले जाए तो क्वालकॉम में अगर वी मॉडेम नहीं बनेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरह हमारा मीडियाटेक में VPA APT अगर नहीं बनता है तो हमारा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मॉडेम बनना मीडियाटेक में हमें जरूरी है। मॉडेम बनना हमारा मीडियाटेक के लिए जरूरी है। तो कहाँ थे हम कल? बी प्रोक बी कोर हो गया था, DVDD मॉडेम हो गया था। यहाँ पर हम आते हैं EMI VDD2। यही है तो हमारा लाइन, EMI VDD2 ये है ना। जी यही है गुरु जी। ये EMI VDD2 क्या होता है पहले जान लेते हैं, फिर देखते हैं वो कहां से आता है। अब हम CPU को कोर से निकलकर EMCP रैम इंटरफेस के सबसे जरूरी वोल्टेज पर आ गए हैं। EMI VDD2 का मतलब होता है एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस वोल्टेज सप्लाई कंटेक्स्ट नंबर 2। ये वो वोल्टेज है जो स्पेसिफिकली LPDDR4 LPDDR4X रैम के कोर को चलाने के लिए दी जाती है, क्योंकि MT6769 एक मॉडर्न चिपसेट है। इसमें रैम की परफॉर्मेंस और स्पीड इसी EMI सेक्शन पर टिकी होती है। डिकोड करते हैं, यह CPU का वो गेट है जहां से वो रैम के साथ हाई स्पीड डाटा एक्सचेंज करता है। VDD2 LPDDR4X स्टैंडर्ड में दो मेन सप्लाई होते हैं। एक होता है VDD1 जो कि 1.8 वोल्टेज होता है,
और दूसरा होता है VDD2 जो कि 1.1 वोल्टेज होता है। VDD2 सबसे मेन सप्लाई है क्योंकि रैम के सारा डाटा प्रोसेसिंग इसी के ऊपर चलता है। इसीलिए कभी कभी तुम लोग मुझे पूछते हो गुरुजी सेट हैंग ऑन लोगो है, तो मैंने वो तुमको वहां पर भी बताया था कि VDD लाइन को चेक कर लो। कभी भी तुमने बहुत बार पूछा है तो उसका जवाब मैंने तुमको बताया था कि VDD2 को लाइन को चेक कर लो। अगर ये लाइन नहीं मिलेगा तो कम्युनिकेशन बनेगा नहीं, तो कम्युनिकेशन बनेगा नहीं तो प्रोसेसर आगे बढ़ेगा नहीं। सो VDD2 सबसे मेन सप्लाई है क्योंकि रैम के सारा डाटा प्रोसेसिंग इसी पर चलता है। वोल्टेज वैल्यू क्या है? इसका स्टैंडर्ड लेवल है 1.1 वोल्टेज। अगर नोट यहां पर देखो, अगर फोन में LPDDR3 रैम वाली EMCP लगी है तो ये लगभग 1.2 वोल्टेज होगी। रिपेयरिंग के लिए क्रिटिकल लॉजिक क्या है? जब आप डेड फोन को ट्रेस करते हैं तो EMI VDD को लेकर ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम के आएंगे। द पोर्ट ओनली प्रॉब्लम, अगर फोन कंप्यूटर पर पोर्ट बना रहा है लेकिन सॉफ्टवेयर फ्लैश करते वक्त एनाबल DRAM टेल या BROM एरर आता है कि नहीं आता है? ये तुम लोगों के साथ आता है कि नहीं आता है? जी गुरु जी आता है। तो 90% चांस है कि EMI VDD2 मिसिंग है। बिना इस वोल्टेज के CPU रैम को रीड नहीं कर पाएगा। बॉक कॉइल आइडेंटिफिकेशन MT6769 के सीमाटिक में आपको एक डेडिकेटेड बॉक कॉइल मिलेगा जिससे VD रैम या VEMCP VDD2 लिखा होगा। ये कॉइल हमेशा CPU और eMMC के बीच में या PMIC का एक कर्नर में होता है। शॉर्टिंग एंड हीट क्या होगा? अगर ये लाइन शॉर्ट है तो फोन डेड होगा, लेकिन अगर रैम चिप इंटरनल डैमेज हो गई तो फोन ऑन करने पर EMCP गर्म होने लगेगा क्योंकि EMI VDD2 लाइन हाई करंट कंज्यूम करेगी। VDD1 और VDD2 में फर्क क्या है? प्रैक्टिकल टिप देखते हैं। EMI VDD1 ये 1.8 वोल्ट ये रैम को जगाने यानी कि वेकअप के लिए होता है। ध्यान रखना, EMI VDD1 1.8 वोल्टेज ये रैम को म्यूट लगाओ, म्यूट लगाओ, म्यूट लगाओ। आजाद को होस्ट बना दीजिए मेरे को। 3 ml पे देना पड़ेगा। देता हूँ 3 ml पे। हाँ तो क्लास ये के दौरान इस चीज का ध्यान रखो, शोर ना करो क्योंकि यही रिकॉर्डिंग तुम्हारा खराब होगा। अगर रिकॉर्डिंग खराब हुआ तुम्ही को समझने में दिक्कत होगा। ये इस चीज को ध्यान रखो क्लास के दौरान। अब जब भी बात करना हो तो माइक को म्यूट करके बात करो। सो VDD1 और VDD2 में फर्क क्या है? EMI VDD1 ये रैम को जगाने वाली यानी कि वेकअप लाइन होता है, और VDD2 जो है ये रैम को काम कराने के लिए यानी कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए होता है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, अगर VDD2 मिल रहा है और VDD1 नहीं मिल रहा है तो क्या सेट हमारा चलेगा या लोगो हैंग पे रहेगा? लोगो आ जाएगा सर, हैंग पे रहेगा। क्योंकि रैम जगेगा नहीं, और रैम जगेगा नहीं तो डाटा कहां से प्रोसेस होगा? चेकलिस्ट पर MT6769 अगर आपके पास सेट डेड है और आपने बीप्रोक और बीकोर चेक कर लिया है तो अलग स्टेप हमेशा EMI VDD2 होना चाहिए। कोल्ड टेस्टिंग क्या है? कॉइल पर डायोडा वैल्यू चेक करें, अप्रोक्सीमेटली ये 250 से लेकर 400 ओम्स के भीतर होगा। हॉट टेस्टिंग में पावर बटन दबाने के बाद चेक करें 1.1 बन रहा है कि नहीं। अभी मेरा सवाल है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ सेट्स हैंगिंग प्रॉब्लम में होते हैं और EMI VDD2 की कॉइल पर वोल्टेज 1.1 के बजाय 0.9 या 1.0 आ रहा है? ऐसे केस में कॉइल बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
अब दिमाग के अंदर कुछ आया क्या? इस लाइन के बारे में दिमाग के अंदर कुछ आया क्या? बोलो। हाँ सर, मतलब इस वोल्टेज में कुछ कमी, थोड़ा सा भी कमी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दिस इज स्टैटिक वोल्टेज, ये एक स्थिर यानी कि स्टेबल वोल्टेज है, जो कि 1.1 ही होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये मैंने ईएमएमसी के क्लास के दौरान भी तुम लोगों को बताया था कि ये स्टेबल वोल्टेज है, इसमें फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फॉल्ट तुम्हारा कॉइल में है, बॉक्स कॉइल में है, तो कॉइल को बदल दो, तो उसके बाद तुम्हारा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। देखो, सिंपल सी बात यह है कि इस गुरुजी ए कॉइल। भाई, यहाँ कहाँ कॉइल है? रुक, तुझे कॉइल लेके दिखाता हूँ, रुक। नहीं, ये ई एम आई BBDQ कॉइल, वो कॉइल के बोला है ना क्या? नहीं नहीं, VDD2 वाले पे तो हम थे, अभी VDD Q पे जा गए नहीं, अभी आएंगे VDD Q पे। हाँ ये हाँ। VDD2 चल रहा है, तो VDD2 को देखते हैं कहां से ये वोल्टेज बनता है। दिख गया? ओके ओके। ये वाला कॉइल अगर हमारा लीकेज हो गया या खराब हो गया, तो सेट हमारा लोगो हैंग की कंडीशन में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? जी जी क्या जी यहीं जी। पर रुक जाए? नहीं नहीं, गुरुजी बढ़िया सर। तो इसके बाद जो दूसरा वोल्टेज बनेगा वो है VDD Q, EMI VDD Q। तो ये EMI VDD Q क्या है? EMI VDD Q एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस वोल्टेज डाटा क्वेरी। डाटा क्वेरी वो सप्लाई है जो स्पेसिफिकली LPDDR4 और 4X रैम के इनपुट आउटपुट सिग्नल को पावर देता है। आईओ को, इनपुट एंड आउटपुट को यह सप्लाई देता है। अगर EMI VDD2 रैम के अंदर डाटा को प्रोसेस करता है, तो EMI VDD2 उस डाटा को रैम से निकाल के CPU तक ट्रैवल करवाने के लिए काम करता है। क्लियर है क्या? जो सवाल तुम शायद अभी कर रहे थे वो क्लियर हो गया? यस यस। हाँ, देखो, जब मैं पढ़ा लेता हूं उसके बाद याद रखो तुम्हें सवाल करना है। बीच में कूद पड़ोगे तो मेरा दिमाग जो है इधर उधर भाग जाएगा। सो यहां पर देखते हैं EMI VDD Q का फुल डिकोड। आईओ रेल है, यह सप्लाई रैम और CPU के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन यानी कि डाटा बस को लॉजिक लेवल को मेंटेन करता है। यानी कि एक तरह का कहो तो ये एक पुल अप वोल्टेज है। वोल्टेज वैल्यू क्या है? LPDDR4 स्टैंडर्ड में यह वोल्टेज बहुत कम होती है, सिर्फ 0.6 वोल्टेज होता है। पुराने LPDDR3 में यह 1.2 भी था, लेकिन मॉडर्न CPU जैसे 6769 सेट में इसे 0.6 रखा गया है, ताकि बैटरी कम खर्चा हो। लो वोल्टेज हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि ये वोल्टेज सिर्फ 0.6 है, तो मल्टीमीटर पर चेक करते वक्त कई बार टेक्नीशियन इसे 0 समझ लेते हैं, लेकिन ये फोन बूट होने के लिए बेहद जरूरी है। रिपेयरिंग में इसका लॉजिक क्या है? एक्सपर्ट का व्यू हम देखते हैं। MT6769 जैसे Redmi 9, Poco M2 डेढ़ सेट पर काम करते हैं, तो EMI VDD-Q के ये पॉइंट्स को याद रखें। क्या है? वेट फॉर रेस्पॉन्स केस। अगर फोन कंप्यूटर पर पोर्ट बना रहा है लेकिन फ्लैश टूल पर FT एनाबल DRAM फेल एरर आता है। और इस तरह का एरर कहां हमें देखने को मिलता है? रामचरण आया है कि नहीं? रामचरण आया है कि नहीं? नहीं गुरु जी, है नहीं वो। बहुत बड़ा बदमाश है वो, बहुत ही ज्यादा बदमाश है वो। तो ये इस तरह का जो प्रॉब्लम हमारा UMT टूल और SP फ्लैश टूल में आता है।
तो VDD2 1.1 वोल्ट के साथ साथ VDDQ 0.6 वोल्ट को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर ये 0.6 वोल्ट मिसिंग है तो CPU रैम से सवाल तो पूछेगा, पर रैम जवाब देता यानी कि डाटा वापस नहीं भेज पाएगा। डाटा भेजने के लिए ये 0.6 वोल्टेज बेहद जरूरी है। बॉब कॉइल या LDO MT6769 में यह सप्लाई हमेशा PMIC MT6358 या 6359 से निकलने वाली एक छोटी सी बॉब कॉइल से आती है। इसे VDRAM 0.6 या VDDQ के नाम से हमेशा सिमेटिक में ढूंढा जा सकता है। कैपेसिटर लीकेज, क्योंकि ये लाइन बहुत लो वोल्टेज है पर लो वोल्टेज पर चलती है, इसका फिल्टर कैपेसिटर का थोड़ा सा भी लीक होना वोल्टेज को 0.4 पर गिरा सकता है। ऐसे में फोन हैंग ऑन लोगो या रिबूट होता रहेगा। कोई टेस्टिंग गाइड क्या है? कोल्ड टेस्टिंग में डायोडा वैल्यू में देखो 200 से 350 ओम्स अप्रोक्सीमेटली आएगा। फास्ट टेस्टिंग में ये 0.6 वोल्ट पावर बटन दबाने के बाद आएगा। इसके बाद आते हैं DVD GPU। तो हम ये कह सकते हैं क्या, अभी हमारा CPU का पहला सीक्वेंस खत्म हो गया। EMI VDDQ को देख लेते हैं कहां से आता है। ये वो LDO लाइन से आ रहा है। EMI VDDQ LDO लाइन से आ रहा है, जिसका नाम होता है VDRAM 2, और यहां से वो LPDDR4 यानी कि रैम को सप्लाई होता है। तो अभी ये जो हमारा पहला सीक्वेंस है 6769 का, ये पहला सीक्वेंस में कुछ बचा है क्या, जिसको जानना अभी बाकी है? बोलो, है कुछ? जो अच्छे से देखो, कुछ रह गया क्या? ओके, जी जी। अभी चलते हैं इसका दूसरा सीक्वेंस में। अभी मुझे बताओ कि अगर हमारा प्रोसेसर यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारा हो जाने के बाद हमारा इसके अगला स्टेप क्या होना चाहिए? गुरुजी एक क्वेश्चन डाले हम अपना। बिल्कुल डालो। गुरुजी जैसे जितना लो वोल्टेज का लाइन है, हम्म 0.6 वगैरह हो गया, हम्म इस लाइन का कोई भी फिल्टर कैपेसिटर जब लीकेज में चला जाता है हम्म तो रुला देता है। बिल्कुल रुला देता है। तो इतना लो वोल्टेज का कैपेसिटर लीकेज में कैसे चला जाता है गुरुजी? देखो, जब भी कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग होता है, वो चाहे 0.1 वोल्टेज भी हो, तब भी कैपेसिटर लीकेज कंडीशन में जाता है, क्योंकि हमारा वोल्टेज के हिसाब से हम कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। यानी कि 0.6 है तो यहां पर हम 10 माइक्रोफैराड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जितना छोटा वोल्टेज होता है उतना कम कैपेसिटेंस का हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो उसी हिसाब से मैक्सिमम रनिंग अगर करेगा तो वो कैपेसिटर लीकेज में जाएगा। और कुछ? थैंक यू गुरुजी। अभी आईसी को दोबारा यहां से, हाँ मैं पूछ रहा था ना, इसके बाद कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए? इसके बाद हमारा कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए? पहले हम ये लाइन को चेक कर लेंगे, ये सारा चेक कर लेंगे। इसके बाद कौन सा लाइन होना चाहिए? क्या आजाद इतना खामोश क्यों? सुबह इतना जी खामोश सर। क्यों? क्यों नहीं इतना पता, नहीं खामोश क्यों? नहीं पता गुरुजी, नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम लोग क्या डिजिटल सेक्शन पढ़ रहे थे? जी जी, डिजिटल ही था। तो डिजिटल वोल्टेज भी चाहिए ना। जी 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 जी। खाली डिजिटल वोल्टेज से थोड़ी हो जाएगा। डिजिटल वोल्टेज डिजिटल सर्किट को चलाएगा, लेकिन डिजिटल के साथ एनालॉग वोल्टेज भी चाहिए ना। जी चाहिए सर।
मसलन मैं एक यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि मान के चलो वाईफाई, ठीक है ना। वाईफाई को तुमने ब्लू दे दिया, डीवीडी वोल्टेज दे दिया, डिजिटल वोल्टेज दे दिया, अब वो चालू हो गया। अगर उसको एनालॉग वोल्टेज नहीं देंगे तो क्या वो काम करेगा? नहीं गुरुजी, नहीं करेगा। क्या करेगा उस टाइम? डिजिटल वोल्टेज दे दिया, तुम वाईफाई को ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा अगर उसको एनालॉग वोल्टेज नहीं देंगे? वो सर्च करता रहेगा किसी को, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं किसी को बनाएगा कर गुरुजी नहीं वो। पाएगा। वो सर्च करेगा 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 कर करके सब थक जाएगा, लेकिन किसी को पकड़ेगा नहीं, क्योंकि पकड़ने के लिए, रेंज बनाने के लिए हमें एनालॉग वोल्टेज की जरूरत है। चालू करने के लिए डिजिटल वोल्टेज और रेंज पकड़ने के लिए एनालॉग वोल्टेज की जरूरत होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। जी जी जी। तो यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहां से इसको दोबारा सर्च करते हैं और दूसरा स्टेप में चलते हैं। देखिए दूसरा स्टेप हमारा क्या आता है। तो ये कहाँ आ गया? कौन सा सेक्शन आ गया? यही ना, यही ना। जी गुरुजी। चलो यहां पर देखते हैं सबसे पहले DVSS1। और ये DVSS क्या होता है? अरे एक बात मेरे समझ में ये नहीं आता है, एक ही ग्राउंड से हमारा जब काम चल जाता है तो यहां से लेकर कम से कम 100-150 ग्राउंड देने की हमें क्या जरूरत है बताओ। यहां से कितना ग्राउंड है, दिख रहा है ना? तो इतना सारा, डिजिटल वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। हाँ, डिजिटल वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। तो इतना सारा ग्राउंड देने की इसको जरूरत क्या आन पड़ी? ये देखो ये तो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है ना ग्राउंड। तो गुरुजी ये जितने सारे सेक्शन है ना, सबका अपना अलग अलग ग्राउंड है। ये बात तो सही है, लेकिन यहां पर क्या GND लिखा है? नहीं गुरुजी, लिखा तो नहीं है। क्या लिखा है? DVSS। DVSS इसका मतलब इस हर पॉइंट पे एक मॉसफेट का या एक से ज्यादा मॉसफेट का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से ये सेक्शन को क्लीन एंड फ्लक्चुएट फ्री एंड वाइब्रेशन फ्री ग्राउंड मिलेगा। क्योंकि डिजिटल सर्किट में अगर ग्राउंड थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो सेट हमारा चलेगा नहीं। यहां पर 0.0000001% भी यहां पर अगर गलती हुआ तो भी सेक्शन हमारा काम करेगा नहीं। कहीं पर हमने कुछ छोड़ा है क्या? GPU सेक्शन कहीं पर छोड़ दिया है क्या? गुरुजी, मेरा एक हाँ सवाल है। कोई मोबाइल हाँ। वाइब्रेट करता है, मोबाइल डिस्प्ले भी सोई है, ग्राफिक्स लाइन भी सोई है, मोबाइल पिक्चर नहीं आ रही है, उसको प्रॉब्लम क्या हो सकता है? दो कारण हो सकता है। एक तो तुम्हारा हार्डवेयर फॉल्ट हो सकता है, दूसरा तुम्हारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से डायग्नोस्टिक पोर्ट बनेगा, तो इस कंडीशन में तुम्हारा वाइब्रेशन होगा। नहीं, ये मोबाइल वो एक बार वाइब्रेट करके उसको मोबाइल वही रहता है, वाइब्रेट होता है। हम्म। बाद में उसको ना कोई आगे जाता है ना कुछ आता है, ना डिस्प्ले में ग्राफिक्स आता है, सब सही वही है। वही तो तुम्हें बताया ना, एक बार केबल लगा के कंप्यूटर में लगा दो, फिर पता चलेगा तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ है। नहीं, ये डायस्टिक पोर्ट नहीं बन रही है, वो सॉफ्टवेयर में किया था। चलो कोई नहीं। बात नहीं। हम तुम्हारे, सैयद, सैयद, हाँ। ये क्लास चल रहा है, समझ रहे हो? नहीं नहीं, वही प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। नहीं प्रॉब्लम बोल नहीं, रहा हूँ, वही से ये सब क्वेश्चन गुरुजी क्लास बोल। के बाद में। नहीं नहीं, गुरुजी बोल दिया मोबाइल का जो प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए इसलिए पूछ रहा है मेरा। गुरुजी, गुरुजी, बोलिए बोलिए। बोलो। गुरुजी, ये जीपीयू सेक्शन थोड़ा रगड़ के पढ़ाइए ना, क्योंकि हाई एंड सेट में तो अब जीपीयू सीपीयू के बाहर भी निकाल दे रहा है। हाँ, तो इसको एकदम रगड़ के दबा के पढ़ाइए। मैं जरा देखना चाहता हूं कहाँ कुछ रह गया है क्या।
मेरे ख्याल से एक सेक्शन इसके पीछे रह गया है क्या? मॉडेम तो गया, हाँ ये जीपीयू रह गया है। क्या कर रहे हैं अरे आजाद? जी गुरु जी। ये कहाँ है, क्या बात कर रहा है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कुछ छूट गया क्या, कुछ छूट गया क्या? ना, हो गया। ये क्या है? हाँ सर, ये सेक्शन तो नहीं हो पाया था। हाँ, हम तो बोले आपको जीपीयू को रगड़ के पढ़ाइए एकदम। चलो ठीक है। तो यहां पर आते हैं डीबीडीडी जीपीयू। डीबीडीडी जीपीयू का मतलब है डिजिटल वोल्टेज फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जब आप फोन पर कोई वीडियो चला रहे होते हैं, कैमरा इंटरफेस यूज करते हैं, या डिस्प्ले पर कोई भी एनिमेशन देखते हैं, तब ये सप्लाई सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। डीबीडीडी जीपीयू प्रपोज क्या है? ये सप्लाई सीपीयू के अंदर मौजूद माली G52 जीपीयू, ये माली जो है वो ग्राफिक्स कार्ड के लिए इस्तेमाल होता है। माली जो है वो ग्राफिक्स कार्ड के लिए इस्तेमाल होता है। माली G52 जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड को पावर देती है। एडाप्टिव पावर, ये वोल्टेज फिक्स नहीं होता है। जब फोन आइडियल यानी कि स्टैंड बाय होता है तो बैटरी बचाने के लिए ये वोल्टेज बंद हो सकता है या मिनिमम लेवल पर होता है। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन टच करते हैं या वीडियो प्ले करते हैं, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। वोल्टेज वोल्टेज वैल्यू क्या है? इसका रेंज 0.6 से लेकर 1.0 के बीच में होता है। MT6769 में इंपोर्टेंस क्या है? एक टेक्नीशियन के लिए इस लाइन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें फॉल्ट आने पर फोन बहुत ही अजीब बिहेवियर दिखाता है। इस लाइन पे फॉल्ट आने पर फोन बहुत ही अजीब बिहेवियर दिखाता है, जैसे कि डिस्प्ले ग्राफिक ग्लिचेस। अगर जीपीयू सप्लाई अनस्टेबल हो तो स्क्रीन पर लाइंस आना, कलर का फट जाना, या ग्राफिक ड्राइवर टाइम आउट जैसे एरर आ सकते हैं। रीस्टार्ट ऑन कैमरा या गेमिंग, अगर जीपीयू कॉइल कमजोर है, लीकी है, तो जैसे ही आप कैमरा ऑन करेंगे या गेम स्टार्ट करेंगे, फोन लोड नहीं झेल पाएगा और तुरंत रिस्टार्ट कर जाएगा। हाई टेम्परेचर, अगर जीपीयू लाइन इंटरनल शॉर्ट है तो फोन, मुझे कौन म्यूट कर दिया? अगर सीपीयू लाइन इंटरनल शॉर्ट हो तो फोन ऑन होते ही सीपीयू का वो कर्नल बहुत ज्यादा गर्म होने लगेगा जहां जीपीयू कोर होता है। समझ में आ रहा है पूरी तरह से? समझ में आ रहा है? जी जी, आ रहा है सर। चलो, टेक्निकल और टेस्टिंग गाइड क्या है? बॉब कॉइल आइडेंटिफिकेशन, PMIC 6358 के पास एक डेडिकेटेड बॉब कॉइल होता है जो कि डीवीडी जीपीयू के लिए। इसे चेक करने का सही तरीका यह है कि फोन को ऑन करके कोई वीडियो प्ले करे, तभी इस पर सही वोल्टेज मिलेगी। डायोड वैल्यू कोल्ड टेस्टिंग में, क्योंकि जीपीयू भी एक हैवी प्रोसेसर ब्लॉक है तो इसका रेजिस्टेंस भी काफी कम होता है। इस लाइन पर हमें 0.5 से लेकर 1.20 यानी कि 5 ओम से लेकर 120 ओम्स की 120 ओम्स की डायोडा वैल्यू नॉर्मल मानी जाती है। 5 ओम से अगर नीचे गया तो इसको हम नॉर्मल नहीं मानेंगे। कई बार हम सीपीयू रिवल करते हैं और फोन ऑन तो हो जाता है लेकिन फोन चलाते वक्त हैंग होता है या सिस्टम यूआई इज नॉट रेस्पॉन्डिंग का एरर देता है। ऐसे में टेक्नीशियन अक्सर सॉफ्टवेयर करते हैं लेकिन प्रॉब्लम डीवीडी जीपीयू कॉइल या उसके आउटपुट कैपेसिटर में हो सकता है। टिप क्या है? अगर जीपीयू लाइन शॉर्ट है तो थर्मल कैमरा से चेक करने पर आपको सीपीयू के एक स्पेसिफिक एरिया यानी कि जीपीयू ब्लॉक सबसे पहले ग्लो करता हुआ दिखेगा। फिर आते हैं डीवीडी एसराम जीपीयू। इससे पहले देख लेते हैं हमारा डीवीडी जीपीयू कहां से आता है। अब देखो, ये कौन सा लाइन है? डीवीडी जीपीयू है ना?
और इसमें कितना कॉइल लगा है? 0.47 माइक्रो हेनरी का। और इसमें एम्पियर कितना जनरेट होता है? मैक्सिमम 5 एम्पियर, और नहीं तो 4.7 एम्पियर, 30% ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि यहां इतना तो समझ में आ गया कि जीपीयू सेक्शन को भले ही हमें छोटे वोल्टेज की जरूरत होता हो, लेकिन इनमें एम्पियर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। यहां पर इस साइड में इसने दो कैपेसिटर लगाया है 22 माइक्रोफैराड का, और जो कि 6.3 वोल्टेज तक संभाल सकते हैं। अब यहां पर समझ में आ जाता कि अगर ये दोनों कैपेसिटर में एक खराब हो जाए या एक ओपन हो जाए, क्या दोनों को तुम निकाल के फेंक दो तो क्या प्रॉब्लम आएगा? क्या प्रॉब्लम आएगा? अरे इतना लाइन कौन सा था सर गुरुजी? वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा सर। कौन सा? वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा। नहीं, अगर इस कैपेसिटर को तुम निकाल के फेंक देते हो तो पलटेगा सेट नहीं। तुम्हारा, जैसे ही कैमरा ओपन करोगे, जैसे ही 4K 2K वीडियो चलाओगे, वैसे ही जैसे गेम ओपन करोगे, फटाक से रिस्टार्ट करेगा सेट। इसलिए अगर इस लाइन में कैपेसिटर लगा है तो निकाल के उसके जगह में उसी वैल्यू का कैपेसिटर को लगाओ, वरना आगे चल के हमारे लिए भारी नुकसान करेगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, वहां पर 22 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर उस तरफ लगा है जो कि पीएमआईसी के साइड में। इस तरफ अगर देखो 1111, यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड का अलग से कैपेसिटर लैडर सीरीज में इसने लगाया हुआ है। इसके बाद देखते हैं डीवीडीडी एसराम जीपीयू। जहां तक कल के क्लास में हम लोगों ने बड़े आराम से इस बात को समझा था कि एसराम क्या होता है। अगर याद है तो जरा मुझे यहां से क्लैरिटी करो कि क्या एसराम क्या होता है? एसराम क्या होता है, मालूम है या नहीं? मालूम है या नहीं है? नहीं है तो बताऊंगा, अगर है तो आगे बढ़ूंगा। बोलो। नहीं गुरुजी नहीं नहीं पता। है, नहीं नहीं है है। सर जी। मैं मार दूंगा, तुम्हारा गला घोट दूंगा सती, रुक अभी तेरा गला घोटता हूं। कल मैंने बताया था ना, हर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर काम को प्रोसेस करने के लिए एक छोटा सा मेमोरी होता है, जिसके अंदर डाटा जब प्रोसेसर सेंड करेगा, वो डाटा वहां पर कुछ देर रुकेगा, प्रोसेसिंग होगा, तभी जाके आगे बढ़ेगा। तो हर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक एसराम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक छोटा सा रैम होता है जहां पर डाटा आके थोड़ी देर रुकता है, रुकने के बाद प्रोसेस होता है। जब ये रैम ही नहीं रहेगा तो सीपीयू मान के चलो कोई डाटा सेंड किया, तो यहां तो वो रुकेगा नहीं, तो प्रोसेसिंग कैसे होगा? कल मैंने यही एक एग्जाम्पल दिया था ना आजाद तुमको। तुम्हें मैंने 10 रुपया दिया, तुमने हाथ में पकड़ा, दूसरा तुम्हारे हाथ से छीन के ले गया। अब तुम्हारे हाथ में कितना कितना पैसा है? कुछ नहीं गुरुजी कुछ नहीं बचेगा। तो वही तो डाटा आएगा। हर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक एसराम सेक्शन होता है, यानी कि एक छोटा सा मेमोरी होता है। उस मेमोरी में वो पहले स्टे होता है, वो चाहे कुछ नानो सेकंड या पिको सेकंड के लिए भी हो। वहां पर स्टे होने के बाद वही डाटा उस वहां पर प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेस होने के बाद जाके तुम्हें रिजल्ट मिलता है। अगर डीवीडी जीपीयू की बात करें, अगर जीपीयू की बात करें तो जीपीयू सबसे बड़ा मतलब कठोर सेक्शन होता है हमारे सीपीयू के अंदर। ये क्या करता है? ये क्या करता है आजाद? आजाद ये क्या करता है रे? गुरुजी जीपीयू तो एसरैम एसरैम पूछ रहे थे ना गुरुजी। एसराम तो हमने पढ़ लिया ना, एसराम तो हमने समझ लिया। एसराम जो होता है, हर कोर प्रोसेसर के अंदर एक छोटा सा मेमोरी होता है, जिसके अंदर जब सीपीयू डाटा सेंड करता है तो वो डाटा थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकता है। रुकने के बाद प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना? जी जी। तो ये जीपीयू का काम क्या होता है तुम्हें मालूम है कि नहीं? यार ना, याद नहीं है, भूल चुके, पढ़ाई को सब खा गए हो। मैंने कहा था ना, जीपीयू सेक्शन पहले रिक्वेस्ट भेजता है। किसको? किसको रिक्वेस्ट भेजता है? सीपीयू को रिक्वेस्ट भेजता है कि आप मुझे डाटा सेंड करो। जब वो डाटा सेंड करता है, फिर उस डाटा को वो फ्रेम में तब्दील करता है।
तो फ्रेम में तब्दील करने के लिए उसको थोड़ा वक्त चाहिए कि नहीं चाहिए? जी जी चाहिए। तो वो वक्त कहाँ मिलेगा उसको, कहां पर वो वक्त मिलेगा? एसराम जीपीयू में मिलेगा ना। जी जी जी। तो फ्रेम सीपीयू और जीपीयू सेक्शन बहुत भारी सेक्शन होता है। ये वीडियो, ये कैमरा, ये एलसीडी, इन सबको चलाने का काम करता है। इस वजह से यहाँ पर एसराम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। अगर एसराम यहाँ पर अगर खराब हो गया या एसराम को चलाने के लिए वोल्टेज अगर नहीं मिला, एसराम को चलाने के अगर लिए वोल्टेज नहीं मिला, तो तुम कैमरा क्लिक तो कर दोगे लेकिन तुम्हारा फोटो नहीं आएगा, फोटो बनेगा नहीं। चलो देखते हैं इसको क्या है। गुरु जी डीवीडी, हाँ बोलो। थोड़ा सा बैक कीजिए, सेमेटिक में जाइए। आ गया। अभी यहाँ पे फ्रेशर बच्चे भी है ना, बेसिक वाले। हम बहुत फ्रेशर भी है, बहुत न्यू बच्चे भी है, पुराने हाँ बच्चे तो भी है। उनका एक क्वेश्चन रहता है, ये जो हाँ लैडर कनेक्शन है ना, वो पूछते हैं कि कहाँ रहता है बोर्ड में। थोड़ा लैडर कनेक्शन, ये जो ऊपर कैपेसिटर का, ये थोड़ा उनको बता दीजिए ना। चलो ठीक है, बता देता हूँ। लैडर कनेक्शन कहाँ है, लैडर कनेक्शन कहाँ है? ये है लैडर कनेक्शन। हाँ ये ऊपर वाला। ये है लैडर कनेक्शन। ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा दीजिए। ओके। ये क्या है कि इतना डीप में, अगर इतना डीप में चाहिए ना, तो डीप में के लिए क्लास करना जरूरी है, क्योंकि ये 1 घंटा या आधा घंटा में इसको कवर करना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए 5-5 घंटा, 10-10 घंटा जरूरी होता है। देख लो फ्रेशर स्टूडेंट, ये आईसी के बाहर लगा हुआ है सारा लैडर कनेक्शन में कैपेसिटर। चलो संदीप आगे दिख बढ़ते रहा है? हैं। अरे सवाल जवाब करोगे, तुम्हारा क्लास का वक्त भी मतलब सक्सेस होगा और तुम्हारा दिमाग भी क्लियर होगा। सवाल जवाब करो। तुम्हारा माइक को कोई म्यूट नहीं करेगा सवाल जवाब करते वक्त। गुरुजी, गुरुजी एक यूआई सेटिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है कभी। इसीलिए तो मैं बार बार उस सेक्शन को बताते जा रहा हूं ना, कहां पर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। मैं बताते जा रहा हूं ना। अबे आजा। राम रामचरण कहाँ गायब हो गया था? जी गुरु जी। ये गुरुजी, ये मार के गुरुजी, वजह से डर के आ गया रामचरण। गुरुजी, गुरुजी मैं मैंने कॉल बाहर मैंने हूँ कॉल लेकिन किया तो अभी सर कॉल गाड़ी किया। खड़ा करके सुन रहा हूँ गुरुजी, बाहर हूँ गाड़ी खड़ा करके सुन रहा हूँ। तो सुन लिया था ना, मार पड़ेगा इसीलिए भाग के आया है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी, वो जो प्रॉब्लम एमआई का जो वो प्रॉब्लम आता है, उसको थोड़ा हीट ज्यादा लगने के लिए बाद में उसको सॉफ्टवेयर उड़ जाता है ना। सैदुल, हम कोई एमआई नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिंपल पढ़ रहे हैं सीपीयू 6769V। और ये सैमसंग में उसको तो लगा समझ होता गए। है, ओप्पो वीवो में लगा होता है, एमआई में टेक्नो में, बहुत सारे मॉडल में लगा होता है। अगर यहां से तुम क्लियर कर दोगे, तुम ब्रांड पकड़ के मत चलो, क्योंकि ब्रांड पकड़ते रहोगे तो एक ब्रांड को समझोगे। अगर सीपीयू को पकड़ के चलोगे, 1000 ब्रांड तुम्हारे सामने आराम से निकल जाएगा। ओके ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स कैशी पावर, ये सप्लाई जीपीयू के लोकल मेमोरी सेल को एक्टिव रखते हैं। जब जीपीयू कोई कैलकुलेशन करता है तो वो टेम्पररी डाटा इस एसराम में रखता है। वोल्टेज वैल्यू, इसका वोल्टेज वैल्यू अक्सर 0.8 से 1.0 के बीच में होता है। ये वोल्टेज हमेशा डीवीडी जीपीयू यानी कि मेन सीपीयू कोर के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहता है। यानी कि ये कोर के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहता है। सिंक्रोनाइज्ड समझ में आया या नहीं आया? मेल सिंक्रो, मिलाप गुरुजी। हाँ मेल मिला। सोर्स कहाँ है? MT6769 में ये सप्लाई मेन PMIC 6358 के एक स्पेसिफिक एलडीओ से आउटपुट से आता है। रिपेयरिंग कंटेक्स्ट में इसका लॉजिक क्या है? जब आप डेड सेट या ग्राफिक रिलेटेड फॉल्ट ट्रेस करते हैं तो ये पॉइंट ध्यान में रखें कि द ब्लैक स्क्रीन,
सिम्टम्स अगर आया, अगर डीवीडीडी जीपीयू कॉइल वोल्टेज बना रही है लेकिन डीवीडीडी एसराम जीपीयू को एलडीओ वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो जीपीयू ऑन तो होगा पर उसके पास याददाश्त यानी कि मेमोरी नहीं होगा। अगर मेमोरी नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या होगा? स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक रहेगा या फोन यूआई सिस्टम यूआई हज स्टॉप्ड पर फ्रीज हो जाएगा। थर्मल इशू क्या है? अगर ये लाइन इंटरनल लीक हो गया तो सीपीयू को वो हिस्सा जहां जीपीयू है वो स्टैंड बाय मोड में भी हल्का हल्का गर्म हो सकता है, जैसे कि जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन की शिकायत आती है। तो एक बहुत अहम पॉइंट यहां पर मिला क्या तुम लोगों को? जैसे कि तुम लोग देखते हो बैटरी कनेक्टर पर जीआर चेक करते हो, जीआर तुम्हारा सही है, फिर वी सिस्टम पे जाके जीआर चेक करते हो, जीआर तुम्हारा सही है, बॉक कॉइल के पास जीआर चेक करते हो, जीआर तुम्हारा सही है, फिर भी तुम्हारा बैटरी का खपत होता है। वो इस जीपीयू सेक्शन में लगा कैपेसिटर में अगर कोई लीकेज हो जाए तो बैटरी ड्रेन की समस्या आएगा। टेक्नीशियन ट्रेसिंग टिप्स क्या है? बोर्ड पर यह सप्लाई अक्सर सीपीयू के पास लगे किसी छोटे फिल्टर कैपेसिटर पे मिलता है। अगर वहां पर 0 है तो पीएमआईसी को रिबल या चेंज करना पड़ता है। एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन पॉइंट क्या है? मॉडर्न चिपसेट में एसराम वोल्टेज को अलग करने का मकसद सिर्फ पावर सेविंग है। जब जीपीयू का काम नहीं होता तो पीएमआईसी पहले जीपीयू कोर को बंद कर देता है और फिर एसराम को स्लीप मोड में डाल देता है। इस वजह से हमारा कंजप्शन जो है वो घट जाता है। अभी आ जाते हैं समरी में। हम लोग पहले सेक्शन में क्या पढ़ा? अब हमने ये सारी डीवीडीडी प्रोक एल प्रोक बी कोर जीपीयू एसराम मॉडेम ये हमारा डिजिटल सेक्शन पूरा हो चुका है। क्या रे आजाद, गुरुजी जी गुरुजी। ये हमने क्या लिखा है पढ़ो। ये कल का क्लास था ना, जी 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 जी। तो इसलिए कल लिखा है। कल हम भी आईओ 1 पॉइंट पर चलेंगे। वो सप्लाई है जो सब डिजिटल ब्लॉक्स को आपस में बात या कम्युनिकेशन करने के लिए सिग्नल लेवल देता है। बिना 1.8 के पूरा बोर्ड डीप हो जाता है। डीप मतलब समझ में आता है क्या? डीप डीप मतलब क्या होता है? गहरा गहरा। डीप मतलब होता है जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? डम। जो बोल नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं? जो सुन नहीं सकता उसको बोलते हैं डीफ, जो बोल हाँ नहीं जो सकता उसको बोलते हैं डम। वही है। अभी आ गए हम दूसरे सेक्शन में। अभी हम गुरुजी लोग गुरुजी हाँ एक सवाल है। करो, सवाल जितना कर सकते हो करो। ये जीपीयू और डिस्प्ले रिलेटेड। जीपीयू जीपीयू जब डेटा प्रोसेस कर लिया हाँ और डेटा प्रोसेस करके वो डिस्प्ले को भेजा हाँ कि पिक्सल्स को इतना ग्लो कराना है, इतना नहीं ग्लो कराना है, हाँ जी लेकिन वो सुपर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है हाँ और मेरा बेटा उसपे मार दिया पेन हाँ और वहां पे वो आ गया ब्लैक स्पॉट। हाँ तो वो ब्लैक स्पॉट आ जाने के बाद में हाँ। पर्टिकुलर उस एरिया के लिए डेटा प्रोसेस करके जीपीयू भेजेगा कि भेजना बंद कर देगा? देखो, डिस्प्ले हो गया तुम्हारा आउटपुट डिवाइस, वो सिर्फ तुम्हें दिखाने का काम करता है। जीपीयू हो गया इनपुट डिवाइस, ये प्रोसेस करने का काम करता है। तो ये तो प्रोसेस करेगा तुम्हारा दिखाने वाला सामान। अगर मान के चलो तुम डिस्प्ले को पूरा निकाल दोगे तो भी तुम्हारा सेट चलेगा कि नहीं चलेगा? हम्म। तो आउटपुट डिवाइस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ये इनपुट डिवाइस के साथ होता है। चलो यहां से हम सीक्वेंस का दूसरा सेक्शन यानी कि आज का सेक्शन को चालू करते हैं। तो ये आ गया हमारा सबसे पहले इस सेक्शन में जो हमने कोर सेक्शन को देख लिया।
एसराम सेक्शन को देख लिया, मॉडेम सेक्शन को देख लिया, ईएमआई सेक्शन को देख लिया। अब हम आएंगे जहां पर हमें वोल्टेज डालने का काम होता है, यहां से हम वोल्टेज सप्लाई का काम करेंगे। और कौन सा वोल्टेज चाहिए हमको? एबीडीडी भी चाहिए, पीएलएल भी चाहिए, पेरिफेरल भी चाहिए, ये सारा वोल्टेज हमको चाहिए, क्योंकि यहां से इनको वोल्टेज मिलेगा तभी जाके कमांड जो है वो स्प्रेड होगा। तो सबसे पहला वोल्टेज हो गया डीवीएसएस। क्या है डीवीएसएस? डीवीएसएस 1 डिजिटल वोल्ट सोर्स स्टैटिक या ग्राउंड। मीडियाटेक सीपीयू में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड यानी कि रिटर्न पैथ रेल है, जो खास तौर पर वी प्रोक और वी कोर के साथ जुड़ी होती है। रिपेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर लोग सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज यानी कि वी कोर वीडीडी क्यू पर ध्यान देते हैं, लेकिन डीवीएसएस यानी कि ग्राउंड के बिना सर्किट कभी भी पूरा नहीं होता है। सो डीवीएसएस क्या होता है? ये सीपीयू के डिजिटल लॉजिक सेक्शन यानी कि प्रोसेसर के लिए एक साफ और स्टैटिक ग्राउंड रेफरेंस प्रदान करता है। क्या आजाद क्लियर हुआ तुम्हारा? जी 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 सर। तो हीट डिसिपेशन क्या है? क्योंकि ये रेल सीपीयू के हाई पावर फोर्स से जुड़ी होती है, तो इसका काम सिर्फ करंट को वापस भेजना नहीं बल्कि थर्मल मैनेजमेंट यानी कि गर्मी को बोर्ड में फैलाना भी होता है। स्टेबिलिटी क्या है? अगर डीवीएसएस का पाथ वीक हो जाए या ड्राई शोल्डर या लाइन ब्रेक हो जाए तो सीपीयू में नॉइज बढ़ जाता है, जिससे फोन बार बार रिस्टार्ट होने लगता है या हैवी यूज पर हैंग हो जाता है। तो ये डीवीएसएस कितना जरूरी चीज है? जी जी जी। तो डीवीएसएस और बूटिंग का कनेक्शन, जब आप सिमाटिक में सीपीयू के पिंस देखते हैं तो आपको वीप्रोक यानी कि पॉजिटिव और उसके ठीक बगल में डीवीएसएस यानी कि नेगेटिव ग्राउंड के क्लस्टर्स दिखेंगे। बूटिंग सीक्वेंस में इसका रोल क्या है? जब सीपीयू हाई परफॉर्मेंस मोड में जाता है, जैसे बुकिंग के वक्त, ये गेमिंग के वक्त, तो यूज बहुत ज्यादा करंट की जरूरत होता है। अगर डीवीएसएस लाइन में कोई इंटरप्शन है तो सीपीयू को सही रिटर्न पैथ नहीं मिलेगा और फोन हाई बूटिंग करंट यानी कि 0.20 एम्पियर से 0.50 एम्पियर पर जाते ही बंद हो जाए। चलो हाँ सो गया है। ए आजाद, एक बात मुझे बता, जब भी हम कोई नंगे तार को हाथ में पकड़ते हैं तो हमें झटका क्यों लगता है? सब जब सर्किट भी कोई प्रभावित नंगे होते तार हैं। को हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमें झटका क्यों लगता है? वो वोल्टेज प्रवाहित होता है ना। कहाँ प्रभावित होता है? अगर तुम लकड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ तो प्रभावित होता है क्या? मैं बोलूं क्या? तब तो झटका ही नहीं लगता गुरुजी ना। वही तो सवाल तो मेरा वही है, झटका क्यों लगता है? बोल नूरुल। गुरुजी वो गुरुजी सर्किट ग्राउंड में फ्लॉप हो जाता है, ग्राउंड फुल हो जाता है इसलिए। गुरुजी वो ग्राउंड में जाके मिलके अपना सर्किट पूरा करना चाहता है, इसीलिए। यस गुरुजी तो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, ये जो फ्लॉप इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाँ। अट्रैक्ट होते हैं ना, अपने तरफ भागना चाहते हैं, वो ग्राउंड होना चाहते हैं। यानी कि करंट का दो पैथ होता है, एक आउटपुट पैथ होता है, एक रिटर्न पैथ होता है। जब तक आउटपुट पैथ को रिटर्न पैथ नहीं मिलेगा तो सर्किट यानी कि तुम्हारा कंप्लीट लूप बनेगा नहीं। जब तक कंप्लीट लूप नहीं बनता है तो कोई रिजल्ट भी नहीं बनता है। इसीलिए नंगे तार को जब हम अजीत हाथ से में 10 रुपया मांग पकड़ते हैं, दीजिए। ये आजाद माइक म्यूट कर ले। जब भी हम नंगे तार को हाथ में पकड़ते हैं तो हम करंट का रिटर्न पैथ बन जाते हैं, इसीलिए हमें झटका लगता है। और फोन हाई बूटिंग करंट यानी कि 0.2 एम्पियर से 0.5 एम्पियर पर जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही सेट तुम्हारा रिस्टार्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? शॉर्टिंग चेक करें। अगर आपको वी प्रो कॉइल पर चेक कर रहे हो और वहां बिल्कुल 0 ओम्स की रीडिंग आ रही है तो हो सकता है सीपीयू के अंदर
वी प्रोक और डीवीएसएस आपस में मर्ज हो गए हैं, यानी कि शॉर्ट हो जाते हैं। ओपन लाइन क्या है? अगर सीपीयू रिवॉल्व करते वक्त डीवीएसएस के पैड्स जो अक्सर बड़े बड़े होते हैं वो सही से कनेक्ट नहीं हुए तो फोन डेड रहेगा या फिर अनस्टेबल बूटिंग करेगा, यानी कि अनस्टेबल बूटिंग दिखाएगा। अभी आते हैं एवीडीडी 12MD2। एवीडीडी 12MD है क्या? सर्किट में ये कोई चीज है क्या? जी जरूर होगा सर। ये एबीडीडी 12MD। अभी तो मैंने इसका बाहर में नाम अलग रहेगा, इसका आउटपुट लाइन का नाम अलग रहेगा। हो सकता है ये VA12 हो जाए, ये VA12 के नाम से आए। लेकिन अगर हम VA12 को पकड़ेंगे तो VA12 तो बहुत सारे जगह में गया है कि नहीं? हमारे सीपीयू के अंदर कौन कौन से सेक्शन में VA12 आता है और उन सेक्शन में VA12 का जो डेस्टिनेशन पिन होता है उसका नाम क्या है, मैं बस वही लेके तुम्हें यहां पर दिखा रहा हूं। अगर यहां पर एवीडीडी 12MD को देखा जाए तो ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा है यहां पर मिस्टर आजाद कुमार? VA12 भी लिखा है गुरु जी। VA12 लिखा है ना। अगर यहां से हम क्लिक करेंगे तो यहां से तो ये 8-10 लाइन दिखाया, तो हमारा सीपीयू का रिक्वायरमेंट पूरा होगा क्या? नहीं। इसीलिए सीपीयू को जानने के लिए हमें एबीडीडी 12MD को देखना है। क्या है एबीडीडी 12MD? एबीडीडी 12MD एक बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट रेल है जो सीधा मॉडेम यानी कि MD सेक्शन से जुड़ी होती है। पिछले बार हमने वी मॉडेम बॉक लाइन की बात की थी, लेकिन एबीडीडी 12MD यूज थोड़ा अलग है। एबीडीडी 12MD क्या है? इसका नाम ही इसका काम बताता है। ये एक एनालॉग सप्लाई है। वीडीडी वोल्टेज ड्रेन यानी कि पावर सप्लाई है। 12 इसका मतलब ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई है। MD मॉडेम यानी कि ये मॉडेम सेक्शन का एनालॉग सर्किट के लिए है। अब यहीं पर थोड़ा सा हम रुक जाएंगे। मॉडेम सेक्शन को अगर एनालॉग वोल्टेज ना मिलेगा तो क्या फॉल्ट आएगा हमारा? क्या फॉल्ट आएगा? अरे इतना खामोश क्यों होगा ये? हाँ, गुरुजी हैंग हो गया दिमाग। पता अरे नहीं, नहीं, आप ही बोलो गुरु बोलो जी। बोलो 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 मिस्टर नूरुल, बोलो। ये तो पता नहीं गुरु जी। क्या यार पिछले आप, जो सुनो 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 सुनो, अभी मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया। अगर ब्लूटूथ का डिजिटल वोल्टेज मिल रहा है, एनालॉग नहीं मिलेगा तो वो सर्च करेगा या लो रेंज में तुम्हारा पकड़ेगा। जैसे ही तुम डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो तुम्हारा ब्लूटूथ कट ऑफ हो जाएगा। तो एबीडीडी 12MD अगर मिस हो जाए तो लो नेटवर्क या नो नेटवर्क तुम्हारा आएगा। इसका काम क्या है? मीडियाटेक सीपीयू में मॉडेम सेक्शन को दो हिस्सों में काम करता है। एक डिजिटल होता है और दूसरा एनालॉग होता है। डिजिटल पार्ट क्या करता है? ये लॉजिक और कैलकुलेशन को हैंडल करता है। एनालॉग पार्ट क्या करता है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सिग्नल को प्रोसेस करने के, सिग्नल को फिल्टर करना और बेसबैंड टू RF कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होता है। बूटिंग और रिपेयरिंग में इसका क्या रोल है? अगर ये वोल्टेज मिस हो जाए तो फोन के साथ नीचे दी गई समस्या आ सकते हैं। नो सर्विस या सर्चिंग आएगा, स्टक ऑन लोगो आएगा, करंट कंजप्शन करेगा। कैसे करंट कंजप्शन करेगा? अगर शॉर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, करंट कंजप्शन कैसे करेगा? क्या रे नूरुल? गुरु जी वो जब बार बार लोड पड़ेगा ना सर, वो आईसी पे जब नेटवर्क नहीं रहता है तो बार बार लोड पड़ता है ना, सर्च करता है तो उसमें ज्यादा वोल्टेज खपत होता है गुरु जी। अभी लोड की बात हम नहीं करेंगे। जो तुम्हारा दूसरा बात रहा वो सर्च करता रहता, सर्च करने के लिए तो कंजप्शन होगा ना। हाँ होगा सर, जरूर होगा। तो इसी वजह से
पहले देखते हैं नो सर्विस। अगर फोन ऑन है लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है तो और बेसबैंड अननोन है तो हो सकता है सीपीयू का ये एनालॉग सेक्शन पावर नहीं ले रहा है। स्टॉक हम लोगों कई एमटी के फोन्स में अगर मॉडेम सेक्शन इंस्टॉलाइज नहीं हो पाता है तो हार्डवेयर फेलियर की वजह से तो सीपीयू बीटिंग प्रोसेस को वहीं पर रोक देता है। दैट्स व्हाई स्टॉक ऑन लोगो करंट कंजप्शन अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाए तो किसी जो कि अक्सर सीपीयू के अंदर से होती है तो आपको डीसी पावर सप्लाई पर शॉर्टिंग भी दिखाएगा, फोन डेड कंडीशन में होगा। टेक्नीशियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इस लाइन को अक्सर एक छोटे कैपेसिटर पर चेक किया जाता है जो सीपीयू के ठीक बगल में होता है, वहां आपको 1.2 वोल्टेज मिलनी चाहिए। एलडीओ बेस्ड याद रखिए ये अक्सर एक एलडीओ सप्लाई होता है, बक नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये पीएमआईसी के अंदर के एलडीओ सेक्शन से निकलकर आती है। एक खास बात क्या है, एबीडीडी 12 एमडी और बी प्रो या बी कोर में अंतर यह है कि बी कोर बूट होते ही तुरंत चाहिए, लेकिन एबीडीडी 12 एमडी तब बनती है जब मॉडेम फार्मवेयर लोड होना शुरू होता है। क्लियर हो गया क्या? जी जी जी। एबीडीडी 12 हमारा देख लिया, हम थोड़ा 12 पे चलते हैं। एबीडीडी 12 और ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ये बीए 12 का वोल्टेज है। तो इसके बाद देखते हैं एबीडीडी 18 एमडी। ये क्या होता है? ये दूसरा वाला होता है, ये उसी का जोड़ीदार होता है। तो एबीडीडी 18 एमडी, एबीडीडी 18 एमडी और एबीडीडी 12 एमडी की तरह मॉडेम सेक्शन की एक एनालॉग सप्लाई है, लेकिन इसका वोल्टेज लेवल थोड़ा ऊपर होता है और ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई होता है मॉडेम सेक्शन की बेसबैंड के लिए। इसका काम और इंपोर्टेंस क्या है? ये सप्लाई सीपीयू के अंदर मौजूद पीएलएल यानी कि फेज लॉक्ड लूप और एडीसी डीएससी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स को पावर देता है। सरल भाषा में क्या है? सिग्नल कन्वर्जन। जब आप कॉल करते हैं तो आपकी आवाज एनालॉग को डिजिटल में बदलने का काम इसी सेक्शन का है। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, मॉडेम को नेटवर्क के साथ सिंक होने के लिए एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जिससे ये 1.8 वोल्ट सप्लाई मेंटेन करती है। कनेक्टिविटी क्या है? ये सिर्फ 2G 3G 4G के लिए नहीं बल्कि पूरे बेसबैंड प्रोसेसर के लिए स्टेबल रखता है। रिपेयरिंग में इसका क्या डायग्नोसिस क्या करेंगे? अगर एबीडीडी 18 एमडी लाइन पे प्रॉब्लम आती है तो आपको ये सिम्टम्स मिलेंगे, बेसबैंड अननोन, रेडियो ऑफ और हीटिंग इशू, ये तीनों मिलेगा। सेटिंग्स में जाकर बेसबैंड वर्जन को चेक करने पर वो खाली या अननोन दिखाएगा, तो सबसे पहले इसी सप्लाई को चेक करना चाहिए। कई बार फोन ऑन होने पर रेडियो ऑफ मोड में चला जाता है और वापस नहीं होता है, तो इस लाइन को चेक करो। अगर ये लाइन एलडीओ से आता है, शॉर्ट हो जाए तो सीपीयू का मॉडेम वाला हिस्सा बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, चाहे फोन स्टैंड बाई पर हो ही क्यों ना। टेस्टिंग पॉइंट क्या है? जैसे आप अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, उन्हें बताइए कि ये वोल्टेज पीएमआईसी या सब पीएमआईसी से निकलता है, इसका इंपीडेंस ग्राउंड से रीडिंग चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एनालॉग लाइन इसका ट्रैक सीपीयू को बहुत ही सेंसिटिव एरिया में जाता है। अगर यहाँ ड्राई शोल्डर है तो नेटवर्क सर्चिंग की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ फोन में बेसबैंड अननोन होने पर सीपीयू रिबल करने से काम बन जाता है क्या? हाँ। और ये भी हो सकता है अगर तुम्हारा बेसबैंड का सीपीयू अलग है, यानी कि अभी बेसबैंड जो है तुम्हारा एचडीआर में दे दिया है, तो वहां पर हम थोड़ी ना सीपीयू को रिवल करेंगे। ये 6769 के केस में हम 6769 को रिवल करेंगे, लेकिन अगर हमारा एसडीआर लगा है जो कि अलग बेसबैंड प्रोसेसर होता है तो उसको रिवल करने पर यह समस्या हमारा समाप्त हो। गुरुजी लेकिन सीपीयू रीजन तब भी तो अननोन बेस बैंड में मैटर करेगा ना सर, क्योंकि क्लॉक और डाटा तो वही आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन जहां पर तुम्हारा एसडीआर अलग बेसबैंड प्रोसेसर लगता है, वहां पर यह हिस्सा सीपीयू से निकल के उसमें चला जाता है। आई बात समझ में ना?
इसीलिए गुरुजी HDR 660 में ज्यादा प्रॉब्लम आता है ये। 660, 725, 735 इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो लेकिन एबिडेट सर इस आईसी को कम्युनिकेट तो सीपीयू करेगा ना सर? सीपीयू तो सभी को कम्युनिकेट करेगा ना, अरे सीपीयू वो करने वाला नहीं। इसी कंडीशन के अंदर बेसबैंड बना दिया है ना। हाँ तो ठीक है, लेकिन सर वो सीपीयू की प्रॉब्लम की वजह से भी बेसबैंड आ सकता है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है सर। 100% आ सकता है, लेकिन जैसे कि हमारा बेसबैंड प्रोसेसर को हमने अलग कर दिया है, तो 90% केस बेसबैंड के लिए हम एचडीआर का रिवॉल्व करेंगे या रिप्लेस करेंगे, 10% हम सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। वो भी अगर ड्राई सोल्ड हुआ होगा तो, हाँ। क्योंकि ओपन होगा तो वो तो कंटिन्यूटी में आदमी चेक कर ही लेगा। हम्म। तो यहाँ पर 1.8 वोल्ट जो है वो फिक्स्ड होता है। प्रोक यानी कि प्रोसेसर, ये सीपीयू को मेन प्रोसेसिंग कोर के एनालॉग सर्किट के लिए होता है। इसका मेन काम क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि सीपीयू तो डिजिटल है, फिर एनालॉग सप्लाई क्यों? आप सोच रहे हो ना, सीपीयू तो डिजिटल है तो एनालॉग सप्लाई क्यों? सीपीयू के अंदर पीएलएल यानी कि फेज लॉक लूप होते हैं, जो क्लॉक की स्पीड को बढ़ाते या घटाते हैं, जैसे 2 गीगाहर्ट्ज तक ले जाना। इन पीएलएल को बिल्कुल नॉइज फ्री और साफ पावर चाहिए होता है। क्लॉक स्टेबिलिटी ये सप्लाई प्रोसेसर के इंटरनल क्लॉक जनरेटर को देती है। चलो यहां पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक के तुम्हें एक सवाल करते हैं, पीएलएल क्या है? कौन बताएगा? अभी तो आप ही बताए, फेज लूप टू लूप। ये तो उसका पूरा नाम हो गया, फेज लॉक्ड लूप। लेकिन वो मोबाइल के अंदर क्या करता है? मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, आईफोन आईपैड हो गया, इसके अंदर पीएलएल क्या काम करता है? डाटा क्लॉक को चलाता है एनालॉग वोल्टेज से। पीएलएल एक मल्टीप्लायर होता है, यानी कि वो तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको मल्टीप्लाई करता है, कई गुना बढ़ाने का करता है। इसके साथ साथ उसको वो वहीं पर लॉक करता है, यानी कि स्टेबल कर देता है, ताकि वो ऊपर नीचे ना हो। चलो पीएलएल को हम तो आगे बड़े आराम से समझेंगे ना। थर्मल सेंसर, सीपीयू के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं, जो बताते हैं कि मोबाइल गर्म हो रहा है, उन्हें भी अक्सर इसी लाइन से पावर मिलता है। बूटिंग सिंक्रोनाइजेशन, जब सीपीयू स्लीप मोड से वेकअप मोड में आता है तो ये सप्लाई सीपीयू के इंटरनल लॉजिक को स्टेबल रखता है। फॉल्ट फाइंडिंग रिपेयरिंग टिप्स क्या है? अगर एबीडीडी 1.8 प्रोक मिस हो जाए या शॉर्ट हो जाए, डेड कंडीशन आ जाएगा। अगर ये सप्लाई नहीं बनेगी तो सीपीयू इंटरनल क्लॉक जनरेट नहीं कर पाएगा और पोर्ट डेड हो जाएगा। पीसी पर पोर्ट भी नहीं बनाएगा। बहुत सारे जगह में मैंने तुमको बताया कि ऐसा कंडीशन में पीसी पर पोर्ट बनाता है, लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया? पीसी पर पोर्ट नहीं बनेगा। गुरुजी, हम्म। टेम्परेचर एरर वाला जो इशू है सीपीयू के अंदर, हम्म। तो सीपीयू के अंदर क्या बहुत छोटा साइज का थर्मिस्टर लगा हुआ है? अब 1 मिनट बताता हूँ। एक घंटा चिल्लाने के बाद थोड़ा सा पानी जरूरी है कि नहीं? हाँ गुरुजी, चाय और पान दोनों। पहले पानी तो पी लूं। पानी पी लिया, हनुमान जाएगा चाय लाने के लिए। और एक गो रोज नहीं होता है तो वो आवाज अच्छी होता है। पहले एक बात ध्यान यहाँ पर रखो, मैंने यहाँ पर क्या कहा? अगर ये सप्लाई नहीं बनेगी तो सीपीयू इंटरनल क्लॉक जनरेट नहीं कर पाएगा। इंटरनल क्लॉक अगर जनरेट नहीं कर पाएगा तो फोन डेड रहेगा, और इस कंडीशन में तुम्हारा पीसी में पोर्ट नहीं बनाएगा। ऑटो रिस्टार्ट, अगर इस लाइन में फिल्टर कैपेसिटर खराब हो जाए या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन यानी कि नॉइज आए,
तो फोन थोड़ी देर चलकर अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। ये कंडीशन तुम लोगों के साथ बहुत बार आता है कि गुरुजी हमने फोन को चलाते हैं तो कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है। यही बोलते हो कि नहीं? यही बोलते हो ना? जी सर। तो कहां से ये फॉल्ट होता है? एबीडीडी, एबीडीडी वोल्टेज। हाँ एबीडीडी 1.8, 1.2 नहीं, जी 1.8। टेम्परेचर एरर, कभी कई बार फोन ऑन होते ही बैटरी टेम्परेचर हाई या सिस्टम ओवरहीटिंग का मैसेज देकर बंद हो जाता है। भले ही फोन ठंडा हो, इसके बाद भी इसका बड़ा कारण इस सप्लाई का फेल हो जाना। देखो ये जो फॉल्ट है ना तुम्हारे पास कब आता है, मैं तुम्हें बताता हूं। जब भी तुम कोई ईएमएमसी को चेंज करते हो या ईएमएमसी को रीप्रोग्राम करते हो, रीप्रोग्राम करने के बाद जब तुम वहां पर स्टक रोम को डालते हो, स्टक रोम डालते ही ये मैसेज आता है कि नहीं आता है? स्टक रोम डालते ही तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर टेम्परेचर एरर आने के बाद थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है ना? याद आया? जी अभी आया नहीं प्रॉब्लम मेरे सामने। अरे ये तुम्हारे साथ आता है लेकिन तुमने कभी उसको गौर नहीं किया है, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद आएगा, उसके बाद सेट पूरी तरह से अच्छे से चलेगा ना। अच्छा अच्छा। इसीलिए तुमने उसको ध्यान नहीं दिया है। टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है? वोल्टेज मेजरमेंट बोर्ड पर सीपीयू के पास एक खास कैपेसिटर होता है जहां ये 1.8 वोल्टेज मिलता है। सोर्स क्या है? ये वोल्टेज हमेशा मेन पीएमआईसी की किसी एलडीओ लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर से आता है। ग्राउंड रीडिंग क्या है? इस लाइन की कूलिंग टेस्टिंग में डायोड वैल्यू जरूरी करे। अगर रीडिंग 200 से कम आ रहा है तो समझ लीजिए सीपीयू के अंदर लीकेज है। आज मैंने शायद किसी का देख रहा था, किसी का वीडियो में देख रहा था, वो एलडीओ समझा रहा है। क्या समझा है आजाद? जी और वो एलडीओ ऐसे समझाया, मैं आधा घंटा हंसते हंसते मैं बेदम हो गया, हंसते हंसते। क्या 8 टांग वाला एलडीओ समझा रहा था क्या? तो पता नहीं, मैं भूल गया। मैं बताऊंगा तुमको, क्लास खत्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं एविडेंट 1.8 एपी। एपी एप्लीकेशन प्रोसेसर, यहां पर देख लेते हैं। ये प्रो को गया हमारा एबीडीडी 1.8 एपी, और इसका बाहर नाम क्या है जरा देख लो, एबीडीडी 8 एसओसी। ये तो 1000 जगह में गया रहेगा, देख लो कितने जगह में गया है। लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमें इसको पढ़ना है, एवीडीडी 18 एपी एप्लीकेशन प्रोसेसर। चलो देखते हैं क्या है। गुरुजी ऊपर वाला दोनों वोल्टेज गुरुजी इनपुट दिखा दीजिए ना, हाँ कहाँ से रहा है वो। अच्छा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं भैया मेरे, अभी देख लेते हैं। ये एमडी, एमडी को देख लेते हैं। कहां से आ रहा है? ये तो उसी के अंदर सब दिखा रहा हूँ। अरे यार, अब क्लियर है क्या? जी जी जी। अब पूरी तरह से, अरे ये एक ही वोल्टेज कई हिस्सों में बांटा जाता है। कभी ये छोटा सा एलडीओ में जाता है, कभी पीएमआईसी में जाता है, सीपीयू के कई हिस्सों में जाता है। लेकिन हमें वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि सीपीयू के अंदर का ये वोल्टेज अगर नहीं बनता है तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगा। ठीक है ना? जी 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 ओके ओके। तो अभी हम देखते हैं एबीडीडी एपी को। एबीडीडी एपी और जो पिछली सप्लाई हमने डिस्कस की एबीडीडी 18 प्रो को, ये दोनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग है। अभी हमने कहा ना एक ही जगह से निकलता है लेकिन अलग अलग जगह में ये चला जाता है। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो अलग है, लेकिन निकलते हैं एक जगह से। एक जगह से वोल्टेज तो निकलता है लेकिन सीपीयू के अलग अलग सेक्शन को दिया जाता है। एपी का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर। जब सीपीयू मोबाइल के एंड्रॉयड ओएस एप्स और ग्राफिक्स को हैंडल करता है तब ये सप्लाई उसके एनालॉग हिस्से को संभालता है। एबीडीडी एपी क्या है?
1.8 वोल्ट की एक एनालॉग सप्लाई है जो एप्लीकेशन प्रोसेसर के इंटरनल कंपोनेंट्स को पावर देता है। इसका सबसे बड़े काम क्या है? पीएलएल यानी कि फेज लॉक्ड लूप एपी सेक्शन के क्लॉक स्पीड को कंट्रोल करने वाला सर्किट को पावर देना। इंटरनल आईओ वोल्टेज क्या है? सीपीयू के अंदर जो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उनके एनालॉग इंटरफेस को ये स्टेबल रखता है। सेंसर इंटरफेस क्या है? सीपीयू के वो पिंस जो सेंसर जैसे जायरोस्कोप हो गया, एक्सेलेरोमीटर हो गया, लाइट सेंसर से हो गया, से डाटा लेते हैं, उनके एनालॉग टू डिजिटल प्रोसेसिंग में ये मदद करता है। तो ये लाइन अगर खराब हो जाए, ये लाइन अगर खराब हो जाए तो क्या फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा? नहीं गुरुजी। चलो आगे बढ़ते हैं। रिपेयरिंग में इसका डायग्नोसिस क्या है? अगर ये लाइन डिस्टर्ब होती है तो फोन में बड़े अजीब फॉल्ट्स आते हैं जो जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। स्टकन लोगो, हैंगन लोगो में आता है सबसे कॉमन सिम्टम्स, क्योंकि सीपीयू का मेन एप्लीकेशन प्रोसेसर अगर इंस्टॉलाइज नहीं हो पा रहा है तो इसलिए फोन बूट एनिमेशन तक नहीं पहुंचाता है। सेंसर फेलियर, अगर फोन ऑन हो गया लेकिन ऑटो रोटेट काम नहीं कर रहा है या प्रॉक्सिमिटी सेंसर कॉल करने के वक्त ऑफ नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो इस लाइन की सप्लाई को चेक करना बनता है। करंट ड्रॉप डीसी पावर सप्लाई पर आप देखेंगे। गुरुजी हाँ गुरुजी गुरुजी हाँ मेरे एक सवाल है। करो। 1.8 लाइन हाँ 1.8 लाइन हाँ एक जगह से शुरू होगा ना? हाँ सब जगह में जा रहा है, इतना बहुत जगह में वोल्टेज मिलता है। एक एक लाइन से शुरू होगा, हाँ, एक एक से शुरू होगा, जितना में जा रहा है वही लाइन से जाएगा यही तो मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया? ना? ये वही तो बार बार। वही तो कह रहा हूं ना, ये एक परिवार का हिस्सा है लेकिन अलग अलग सेक्शन को ये प्रोवाइड होता है और अलग अलग सेक्शन का काम वो अलग अलग तरीके से करता है, यानी कि इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग होता है। हाँ, वही 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 अच्छी से क्लियर हो गया। चल चालू वही करेगा, बाद में जितना चाहिए सब में वो दे देगा। ओके। नहीं 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 नहीं, सर 1.8 का लाइन हाँ अगर क्वाड पावर आईसी लगा है तो चारों आईसी से 1.8 निकल सकता है। वही, अरे शुरू तो एक एक जगह से होगा ना? अरे भाई वो तो बात सही है, शुरू तो बैटरी से ही होगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वो तो बात तो वही, तो बैटरी लगाने के बाद तो होगा, तो वही तो अलग है नहीं, ना। आप ये मत सोचो कि 1.8 का लाइन सिर्फ एक ही पावर आईसी से निकलता है। अरे अगर नहीं क्वाड नहीं नहीं पावर नहीं आईसी नहीं, लगा है। अरे वो बात सुनो नहीं है, सुनो वो सुनो बात नहीं सुनो, है। अरे ये शायद अली सुनो, 1.8 का जो एलडीओ वोल्टेज होता है वो एक नहीं होता है, कई 1.8 होते हैं। सभी में अंतर क्या होता है? सभी में एम्पियर अंतर होता है, सभी में एम्पियर अलग अलग होता है। किसी में 300 मिली एम्पियर होता है, किसी में 600 मिली एम्पियर होता है, किसी में सिर्फ 50 मिली एम्पियर होता है। जो तुम्हारा आरएफ सेक्शन को जाता है वो सिर्फ 50 मिली एम्पियर का, वो सारे जो है वो अलग अलग होते हैं। लेकिन एक एक वोल्टेज कई कई हिस्सों को बांटा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक हिस्से में जो फॉल्ट आएगा तो वही लाइन को हम पकड़ेंगे, ठीक है ना? क्या कहने का मतलब है, ये एक देगा जितना भी मैं मान लो, हम ये 2 श्लोक है, 2 श्लोक में एक में 1.8 मिलता है। मिलने के बाद जितना भी 2 श्लोक का जितना भी वोल्टेज चाहिए उतना भी मिल जाएगा ना? अभी वही, को एक बराबर बांटा जाता है। हाँ हाँ, वही 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 अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, अभी देखो करंट ड्रॉप क्या है। डीसी पावर सप्लाई पर आप देखेंगे कि करंट 0.15 एम्पियर या 2.0 तक जाता है और फिर वापस 0 पर आ जाता है, तो यही स्टक हो जाता है। जब तुम डीसी पावर सप्लाई में लगाते हो 0.15 या 0.2 तक लेता है, फिर वहीं पर जाके वो स्टक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। प्रैक्टिकल टेस्टिंग और डिफरेंशिएशन में जरूरी बातें क्या है? एबीडीडी 1.8 प्रो, ये कोर प्रोसेसिंग और टाइमिंग के लिए यानी कि बेसिक बूटिंग। एबीडीडी 1.8 एपी, ये ओएस और एप्लीकेशन को चलाने वाला हेवी प्रोसेसिंग ब्लॉक के लिए होता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्या बात करते हो? अभी हमने एबीडीडी प्रो को पढ़ के आया, अभी एबीडीडी प्रो हमने पढ़ के आया ना। तो एबीडीडी प्रो जो होता है वो बेसिक बूटिंग के लिए होता है।
लेकिन एबीडीडी 18 एपी जो है वो एप्लीकेशन को और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए होता है। आ गया, समझ में आ गया। हाँ, टेस्टिंग पॉइंट क्या है? ये वोल्टेज भी पीएमआईसी के एक एलडीओ से आती है। अगर आपको सीपीयू के पास 1.8 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो पहले पीएमआईसी को चेक करें, और अगर वहां शॉर्टिंग है तो कैपेसिटर चेक करें। बात करने के बाद सीपीयू पर काम करें, ना पहले सीपीयू उतार के रिवॉल्व कर देंगे। गुरुजी आम टेक्नीशियन का ये होता है कि उनको कुछ नहीं, वोल्टेज वगैरह नहीं लेना देना रहता है, सब पहले सीपीयू रिवॉल्व कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। और कितना परसेंट केस में, मान कर चलो हम तुम्हें 100 सेट देंगे, तुम 100 का 100 सीपीयू रिवॉल्व कर दोगे, उसमें सही रिजल्ट कितना परसेंट आएगा? गुरुजी आएगा ही नहीं। जब हम बहुत एकाध चांस आ जाए, जब हम सही फाल्टी नहीं पकड़ पाए तो फिर कहाँ चांसेस है उसमें होने का। वाह, यही था मेरा। टेंशन लेने का क्या है आजाद भाई? उसमें से 50 सेट आपके पास आएगा, 50 मेरे पास आएगा। हम लोग हम लोग बना देंगे। तो चलो, हमने अभी एपी, सर इसीलिए तो अरे सर सीपीयू तो रिवॉल्व कर दिए तब भी नहीं हो रहा है, ईएमसी रिवॉल्व कर दिए तब भी नहीं हो रहा है। यही सारे छोटे छोटे वोल्टेजेस होते हैं जो गुरुजी नहीं मिलते हैं, तो कहाँ से सॉल्व होगा। हाँ, तो वो फिर दुकानदार 2200 रुपया दे के जाएगा, टेंशन किस बात का? तो अभी चलते हैं। एपी हमारा खत्म हो गया। अभी तुम्हें पता चल गया प्रोक जो है वो बेसिक बूटिंग के लिए, एपी जो है वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अभी आते हैं डीडीआर पर। अभी आते हैं एबीडीडी 18 डीडीआर है क्या? एबीडीडी 18 डीडीआर बाहर का नाम क्या है? ईएमआई वीडीडी 1 पढ़े थे ना इससे पहले, ईएमआई वीडीडी 1 याद आया? जी 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 जी। तो यहां पर ये एबीडीडी 18 डीडीआर, और डीडीआर क्या है? डबल डाटा रेट। एबीडीडी 18 डीडीआर कभी कभी इससे एबीडीडी 18 ईएमआई भी कहा जाता है। सीपीयू और रैम के बीच के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते की बुनियाद है ये। जब हमने वीडीडी क्यू और वीडीडी 2 की बात की थी, वो रैम की मेन सप्लाई थी, लेकिन एबीडीडी 18 और डीडीआर सीपीयू के अंदर मौजूद उस मेमोरी कंट्रोलर की एनालॉग सप्लाई है जो रैम के साथ डाटा एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। एबीडीडी 18 डीडीआर क्या है? ए एनालॉग मेमोरी इंटरफेस के एनालॉग कंपोनेंट्स के लिए, वीडीडी पावर सप्लाई 18 1.8 फिक्स वोल्टेज, डीडीआर हो गया डबल डाटा रेट यानी कि आपकी रैम। इसका मेन काम क्या है? डीडीआर रैम बहुत ही स्पीड पर काम करता है। क्यों करता है? जब तक तुम सोचते हो तब तक मैं थोड़ा पावर बूस्टर ले लेता हूं। जी जी गुरुजी ले लीजिए। बताओ बताओ। क्या आजाद? गुरुजी क्वेश्चन एक बार फिर से हो जाए। रैम हाई स्पीड पर काम करता है, क्यों करता है? गुरुजी रैम अगर हाई स्पीड से काम नहीं करेगा तो हम जो भी काम करते हैं वो बहुत टाइम लगाया करने में ना सर। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गया कहानी। जी टेक्निकल कारण बताओ, टेक्निकल कारण बताओ, जो कि मैंने पिछले क्लास में ईएमएमसी के दौरान तुमको बताया था। याद आया या भूल चुके जी हो? जी गुरुजी, जी जी गुरुजी वो आ गया, क्योंकि गुरुजी वो उसका फ्रिक्वेंसी से काम कराया जाता है। देखो, जो रोम होता है वो 8 बीट पर काम करता है, लेकिन जो रैम होता है वो 16 32 और 64 बीट पर काम करता है। जी याद आ गया? जी 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 जी। तो जो 16 बीट और 16 32 64 बीट पर काम करेगा वो तो हाई स्पीड होगा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? रोम जो होता है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टली डाटा को स्टोर करता है, और रैम जो है वो तुम्हारा वर्टिकली डाटा को स्टोर करता है। याद आया?
हाँ, जी रो जी में मैं और कॉलम में। हाँ, रो एंड कॉलम में। तो डीडीआर रैम बहुत ही हाई स्पीड पर काम करता है। इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए सीपीयू के अंदर एक क्लॉक जनरेटर होता है और डाटा बफर भी होता है। डीडीआर पीएलएल पावर रैम की टाइमिंग और स्पीड यानी कि फ्रीक्वेंसी को क्लॉक लॉक करने के लिए जो पीएलएल होता है उसे ये पावर चाहिए होता है। सिग्नल इंटीग्रिटी क्या है? ये सप्लाई इंश्योर करता है कि सीपीयू से रैम तक जाने वाला डाटा नॉइज या डिस्टरबेंस की वजह से करप्ट ना हो जाए। डीक्यू और डीक्यूएस सिंक्रोनाइजेशन रैम के डाटा पिन्स डीक्यू और स्ट्रोब पिन्स डीक्यूएस की मैचिंग इस सप्लाई पर निर्भर करता है। रिपेयरिंग डायग्नोसिस क्या है? अगर ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिस हो जाए या ड्रॉप हो जाए तो फोन में ये प्रॉब्लम आएंगे। डेड विथ हाई पोर्ट फोन पीसी पर मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बनाएगा, लेकिन जब आप फ्लैश करने की कोशिश करेंगे तो वीरोम या एनाबल डी रैम फेयर आएगा। लोगो रिस्टार्ट, फोन ऑन फोन ऑन होगा, लोगो दिखाएगा और जैसे ही रैम फुल लोड पर आएगा एंड्रॉयड बूट होते वक्त फोन रिस्टार्ट हो जाएगा। एनक्रिप्शन क्या है? कई बार स्क्रीन पर एनक्रिप्शन फेल्ड या स्टोरेज करप्टेड का मैसेज आता है। जो अक्सर रैम इंटरफेस की इसी सप्लाई की लीकेज की वजह से होता है। टेस्टिंग पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट्स, सोर्स ये वोल्टेज भी मेन पीएमआईसी से आता है। लोकेशन सीपीयू के बिल्कुल के पास रैम को सिग्नल वाले साइड होता है, वहां आपको इसका बाईपास कैपेसिटर मिल जाएगा। गुरु जी। हाँ, गुरु जी हम इतनी बड़ी गलती करते हैं, कभी भी फोन रिस्टार्ट लोगो रहता है, हैंग ऑन लोगो रिस्टार्ट रहता है, हम सॉफ्टवेयर को सोचते हैं, रैम को सोचते हैं, यूएमसी को सोचते हैं, हेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये हमारा दिमाग कभी नहीं जाता है कि हम इन वोल्टेजों को भी देखें जिसकी वजह से रिस्टार्ट करता है ये। जब भी तुम लोग मेरे को पूछते हो, मैंने कभी भी किसी भी वक्त तुम्हें ये बताया है कि सीपीयू उतार दो, सॉफ्टवेयर कर दो, रैम उतार दो? कभी कहा है कि नहीं कहा है? मैंने बोला कि ये नहीं वोल्टेज गुरु जी। चेक कर लो। मैं इसलिए बता, मतलब ज्यादातर इन्हीं वोल्टेज के वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम आता है। जी जी। और ज्यादातर सर लीकेज की वजह से ऐसा होता है। लीकेज के वजह से तुम्हारा रिस्टार्ट करेगा, या तो लोगो हैंग रह जाएगा। रिस्टार्ट इसलिए करेगा क्योंकि अप्रोप्रिएट वोल्टेज से कम मिला तो रिस्टार्ट करेगा, या अप्रोप्रिएट वोल्टेज से कम मिला तो सीपीयू प्रोसेस नहीं करेगा, वो वहीं पर उस प्रोसेस को रोक देगा। ओके। अगर गुरुजी, अप्रोप्रिएट वोल्टेज से थोड़ा ज्यादा मिला तो? ज्यादा मिलेगा, मिलने की आपके पास मान के चलो 100 रुपया है, मैं आपको 110 मांगूंगा, आप दे सकते हो क्या? एलडी ठीक है। वोल्टेज ज्यादा स्टेबल होने रहेगा। का कोई चांस नहीं है, कम होगा। क्योंकि हम लोग जो वोल्टेज के बारे में अभी पढ़ रहे हैं दैट इज एलडीओ, लो ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? इनपुट वोल्टेज से थोड़ा सा कम होगा, और क्या होगा, चाहे इनपुट में कुछ भी बदलाव हो जाओ, आउटपुट में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी क्लियर हो गया क्या विशाल? जी गुरुजी। हाँ, ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं। अगर रैम और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन एरर आ रहा है तो इस कैपेसिटर पर डायोड वैल्यू चेक करें। अगर वैल्यू 300 से 500 के बीच है तो लाइन सही है। अगर 300 से कम या 500 से ऊपर आ रहा है तो लाइन में ओपन या शॉर्टिंग हो सकता है। अभी आते हैं पीएलएल पर। क्या है पीएलएल? अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को पूछा था पीएलएल क्या है। क्या सुहेल? सुहेल, जी, फेस लॉक लूप है। हाँ, ये तो सभी बता देंगे। अभी जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है उसको भी तू जाके इसमें ये पूछ। हाँ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम करता है और एक जगह पर उसको लॉक कर देता है, चलो यानी अभी वही लूप में लॉक कर देता है। फ्रीक्वेंसी को ये 30, 40, 50, 60 गुना बढ़ाता है। जब तक कोई टेक्नीशियन पीएलएल को नहीं समझता है, वो ये नहीं समझ सकता है कि 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल सीपीयू के अंदर जाकर 2.0 गीगाहर्ट्ज की स्पीड कैसे बन जाता है। 2.0 गीगाहर्ट्ज की स्पीड कैसे बन जाता है, 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 2.0 गीगाहर्
सिंपल भाषा में कहे तो पीएलएल एक मल्टीप्लिकेशन मशीन है, मल्टीप्लायर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, पीएलएल एक मल्टीप्लायर है, बताया था ना। जी। तो पीएलएल क्या है और ये कैसे काम करता है? मोबाइल सीपीयू के अंदर हर सेक्शन में मॉडेम जीपीयू सीपीयू कोर को अलग अलग स्पीड चाहिए होता है, लेकिन मदरबोर्ड पर क्रिस्टल तो सिर्फ एक ही होता है, मानो 26 मेगाहर्ट्ज लो। और पीएलएल का काम होता है उसी 26 मेगाहर्ट्ज को लेकर उससे यूज करके मल्टीप्लाई करना। 26 मेगाहर्ट्ज गुणे 40 यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज। और ये 1 गीगाहर्ट्ज किसको चाहिए सोहेल कुमार? किसको चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज? जीपीयू को। मॉडेम को। मैं लिखा है तुम्हारे सामने रखा हूं, कहीं छुपाया नहीं। नहीं, हम तो मोबाइल में देख रहे हैं ना, दिखता नहीं है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम दूसरे शब्द में कहते हो कि तुम बुढ़े हो चुके हो। हाँ, हो ही गए, आपसे तो थोड़ा ही छोटे हैं हम। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 26 मेगाहर्ट्ज को अगर 80 के साथ गुणा करते हो, ये 2080 मेगाहर्ट्ज पर जाते रुक जाता है, यानी कि 2 गीगाहर्ट्ज। और ये सीपीयू का कोर के लिए होता है। पीएलएल का मेन कंपोनेंट्स यानी कि इंटरनल को अगर हम देखें, इसके अंदर वीसीओ यानी कि वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ये वो हिस्सा है जो हाई फ्रीक्वेंसी को पैदा करता है। एज डिटेक्टर ये चेक करता है कि पैदा की गई फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक यानी कि तालमेल होता है या नहीं होता है। फिल्टर ये नॉइज को हटाता है ताकि फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहे। पीएलएल का पावर कनेक्शन। अब आपको समझ आ गया है कि हम पिछले टॉपिक में एबीडीडी 1.8 प्रोक, एबीडीडी 18 एपी और एबीडीडी 18 डीवी डीडीआर की बात क्यों कर रहे थे। पीएलएल बहुत सेंसिटिव होता है, अगर उसकी पावर सप्लाई एनालॉग सप्लाई में थोड़ा सा भी नॉइज आ जाए तो पीएलएल फ्रीक्वेंसी को जीटर यानी कि हिलने लगेगा। अगर फ्रीक्वेंसी हिली तो सीपीयू क्रैश हो जाएगा, फोन रिस्टार्ट होगा, या फिर सिस्टम यूआई हैज बीन स्टॉप्ड जैसे एरर आएगा। कहां पर हम थे? यहां पर। अभी हम लोग पीएलएल के बारे में जाने। अभी पीएलएल के बारे में, पीएलएल का अंदरूनी हम देखेंगे, एबीडीडी पीएलएल जीपी ये क्या है। फिर पेरी डी में देखेंगे पेरिफेरल डिजिटल, फिर पेरी ए में देखेंगे पेरिफेरल एनालॉग। और ग्राउंड तो हमारा हो गया है, और ये कल के क्लास में यहां से यहां तक हम लोग कल कवर करेंगे। फिर आगे गुरुजी आगे हाँ गुरुजी, ये पीएलएल को ना हाँ, एक्सिस ग्राफ में थोड़ा ड्रॉ करके समझाइए ना, कि फ्रीक्वेंसी को कैसे ये बढ़ा रहा है। यहां पर थोड़ा सा मुश्किल होगा विशाल, क्योंकि यहां पर तुम्हें फेज शिफ्ट करना पड़ेगा। जब तक आप फेज शिफ्ट नहीं करोगे तो पीएलएल जो है फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाता है ये पता नहीं चलेगा। और फेज शिफ्ट की बात करें, ये तो तुम समझ जाओगे, आजाद समझ जाएगा, सुहेल समझ जाएगा, लेकिन बाकी कोई स्टूडेंट फेज शिफ्ट क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है गुरुजी। इसलिए क्रिस्टल के क्लास के दौरान मैं बता दूंगा ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है। अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल का क्लास कर चुके हो तो वहां पर मैंने फेज शिफ्ट कैसे होता है और फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ता है मैंने तुमको बता दिया है। गुरुजी, हाँ जी। जैसे गुरुजी किसी फोन में सिम डालते हैं हाँ, तो फोन रिस्टार्ट क्यों मार देता है? कल का वीडियो तुमने देखा क्या रे? नहीं गुरुजी, कल जो है मैं थोड़ा सा मार्केट चला गया था तो उसमें मिस कर दिया था मैंने। 100% यूट्यूब पर लोड है, बारीकी से तुम देख लो, वरना इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा तुम्हारा। जी जी गुरुजी, आज ही मैं देखता हूँ आप काम को उसको अभी। देख लो। और जो सवाल तुमने किया ना, सिम डालते ही क्यों रिस्टार्ट हो जाता है, जी उसके अंदर पर्टिकुलर सिम के साथ मैंने इस सवाल का जवाब दिया है। जी जी गुरुजी, मैं आज ही देखूंगा उसको। देखो, और ये भी आज लोड हो जाएगा, इसको भी देख लेना, क्योंकि जी रिपीट जी गुरुजी। करना तुम लोगों के लिए जरूरी है, रिपीट करना जरूरी है। गुरुजी, सिम सिम डालने के लिए जो मोबाइल रजिस्टर्ड होता है, कोई ना कोई लीकेज है 1.8 का लाइन। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। वही वही थोड़ा गुरुजी, हाँ किसी भी किसी भी मास्टर का या स्लेव का हाँ
या चलिए हम लोग सीपीयू का ही बात करते हैं। हाँ करो। किसी भी सीपीयू का मान लीजिए कि उसका इनपुट का सिर्फ 100 लाइन है, 100। मैं समझा नहीं समझ। प्रदीप जरा साइलेंट कर ले, अपने माइक को म्यूट कर ले प्रदीप। हाँ बोलो विशाल, बोलो दोबारा बोलो। किसी भी सीपीयू के इनपुट में 100 हाँ लाइन है, 100 रेल से वोल्टेज आ रहा है। हाँ। तो इसमें से कितना वोल्टेज स्टैटिक वोल्टेज है और 100% है कि कम है, और कम है तो क्यों है? एक बात है, स्टैटिक का मतलब हो गया स्टेबल। कम या ज्यादा इसमें नहीं होगा। अगर कम ज्यादा होने का तो कोई गुंजाइश नहीं है, कम होगा। कम अगर होगा तो वो सिर्फ कैपेसिटर लीकेज या पैड शॉर्टिंग के कारण है। सीपीयू के नीचे पैड होता है, बहुत नजदीक नजदीक पैड होता है। हाथ से गिरने पर बहुत देर तक गेम खेलना या 4K 8K वीडियो देखने पर सीपीयू बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करता है और उसमें घातक गर्मी पैदा होता है। एक गर्मी के वजह से नीचे का बॉल जो है पिघल के आपस में जुड़ जाता है। नहीं नहीं, हम वोल्टेज का ड्रॉप का बात नहीं कर रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि अगर 100 इनपुट है, स्टैटिक वोल्टेज इनपुट, हाँ, तो उस 100 वोल्टेज में क्या 100 लाइन ही स्टैटिक वोल्टेज है, या उसमें से कम लाइन है, 80 लाइन है, 70 लाइन है और ऐसा कम? ऐसा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर एक सीपीयू के अंदर स्टैटिक एरिया अलग अलग होता है। उसमें कितना कोर है, कितना प्रोसेसर है, कहां कहां उसको डाटा प्रोसेस करना पड़ता है। जहां जहां उसको डाटा प्रोसेस करना हो, डाटा लॉक करना हो, तो उस एरिया को स्टैटिक वोल्टेज की जरूरत है। तो मतलब ये मतलब सीपीयू 100% स्टैटिक वोल्टेज से नहीं चलता। नहीं नहीं नहीं, ये कौन बोला? सीपीयू को 3 वोल्टेज चाहिए। सीपीयू को 3 वोल्टेज चाहिए। एक होता है आपका बक रेगुलेटेड वोल्टेज, दूसरा होता है एलडीओ रेगुलेटेड वोल्टेज, और तीसरा होता है एलडीओ रेगुलेटेड स्टैटिक वोल्टेज। ठीक है गुरुजी, समझ गए। रेगुलेटेड वोल्टेज को स्टैटिक वोल्टेज नहीं बोल सकते गुरुजी। रेगुलेटर वोल्टेज स्टैटिक कैसे होगा? कैसे स्टैटिक होगा? उसको भी मतलब फिक्स मान स्टैटिक उसको मतलब भी फिक्स एकदम मान का ही प्योर, रहता है एकदम ना गुरुजी। स्टेबल। गुरुजी, हाँ स्टैटिक मतलब एकदम प्योर और एकदम स्टेबल। हाँ, एकदम स्टेबल, एकदम प्योर, उसमें जरा सा भी नॉइज नहीं होना चाहिए। मैंने अभी तुमको बोला सीपीयू के अंदर जितने सारे स्टैटिक वोल्टेज होते हैं या पीएलएल वोल्टेज होते हैं, वो 0.0000000001% भी एरर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, इतना अजीब व्यवहार वो करेगा कि तुम खुद ही पागल हो जाओगे। फॉल्ट है तो कहाँ है? और गुरुजी वो सारे वीसीसी होते हैं, वीसीसी वो नहीं होते ना सर, वो VDD मतलब मॉस्फेट से नहीं बनाए जाते, सब वीडी सा नहीं होते हैं, वो सब वीसीसी होते हैं। वीसीसी नहीं, वीडीडी होते हैं। तो वीडीडी तो अपने बक फाइल वाले होते हैं ना गुरुजी। देखो, पहले तो इसका एक चीज समझ लो, वीसीसी और वीडीडी में अंतर क्या है, बोलो। वीसीसी सर वो ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है, और वीडीडी तो मॉस्फेट से मिलके बना होता है। ये तो बच्चा भी बता देगा, ये तो बच्चा भी बता देगा, लेकिन और सर उसमें दूसरी चीज उसमें है। हमें वीडीडी में हमको एम्पियर ज्यादा चाहिए होता, वोल्टेज कम, वोल्ट एम्पियर ज्यादा चाहिए होता, वोल्टेज कम चाहिए होता है। और वाह, वीसीसी में हमको है और वीसीसी में हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है, एम्पियर कम चाहिए होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वीसीसी वो है करंट कंट्रोल डिवाइस, और वीडीडी वो है वोल्टेज आता तुझा कंट्रोल एक मोठून डिवाइस। डायट आहे हा. मतलब एक वोल्टेज को कंट्रोल करता है, एक एम्पियर को कंट्रोल करता है। हाँ, एक करंट को कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर जो है करंट को कंट्रोल करके वोल्टेज को बढ़ाता है, और मॉसफेट जो है वोल्टेज को कंट्रोल करके करंट को बढ़ाता है। तो चलो यहाँ पर मेरे को